हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ ये हमारी क्लास 9 के टेस्ट एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। कैसे? देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि ये है क्या। ये है क्लास 9th के हिंदी कोर्स ए की हमारी हिंदी की पूरक पुस्तिका कृत का भाग ए का अध्याय है 5। किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। तो ये जो हमारे सामने रखा गया है ये एक संरचनात्मक लेख है, यानी कि हमारे लेखक शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा लिखा हुआ है ये, कि उन्होंने अपनी यादों से लिखकर हमें ये बताया है कि उन्होंने लिखने में, मतलब हिंदी में उन्हें इंटरेस्ट कैसे आया और कैसे उन्होंने हिंदी में लेख लिखना शुरू किया। तो ये है एक कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, अर्थात ये चैप्टर आपको एग्जाम्स के दौरान बहुत हेल्प करेगा। कैसे? यहाँ पर हम फटाफट क्विक रिवीजन करेंगे इस पूरे चैप्टर में है क्या चीज़, और साथ ही कुछ प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। अब रही बात, अगर आप पहली बार ये चैप्टर देख रहे हैं तो डिटेल एक्सप्लेनेशन से शुरू कीजिएगा, जिसका वीडियो हम आपको पहले दे चुके हैं। तो वो डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़िए, एनसीईआरटी सॉल्यूशन पढ़िए। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल तब रहेगा एग्जाम या टेस्ट में, जब आप फटाफट चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए फटाफट हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो क्या है? लेखक का दिल्ली आगमन। लेखक को किसी व्यक्ति ने ऐसी कटु बात कह दी कि जिसकी ठेस उनके हृदय को लग गई। वह इसे सह ना सका और जिस हालत में था वैसे ही दिल्ली जाने वाली बस में चढ़ गया। उस समय उसकी जेब में 5-7 रुपए ही थे। उसने यह तय कर लिया था कि जीवन में कुछ न कुछ अवश्य करना है। लेखक ने पेंटिंग की शिक्षा लेने का विचार किया कि भाई उनसे किसी ने कुछ ऐसा कह दिया था जो मन को ठेस लगी, तो 5-7 रुपए लेकर वो दिल्ली चले आए। अब उनके पास जो एक नॉलेज थी वो थी पेंटिंग करने की, तो वो उनके पास था। तो उन्होंने ये सोचा कि चलो हम पेंटिंग की शिक्षा ले लेते हैं और थोड़ा सा और इसमें जो है इजाफा करते हैं और अच्छे पेंटर बनते हैं। उसे अकील आर्ट स्कूल में बिना फीस दिए दाखिला मिल गया। वह करोल बाग में एक कमरा किराए पर लेकर कनॉट प्लेस की क्लास में जाने लगा। ठीक है, किस तरह उन्होंने कमरा लिया और क्लासेस अटेंड की। कभी वह ड्राइंग बनाता तो कभी कविताएं भी लिखता। ठीक है, कविता लिखते भी थे और ड्राइंग भी बनाते थे। कभी कभी लेखक के भाई तेज बहादुर कुछ रुपए भेज देते थे या साइन बोर्ड पेंट करके लेखक कुछ कमा लेते थे। तो बड़े भाई भी पैसा कभी कभी भेजते थे और जो साइन बोर्ड्स होते हैं उनको पेंट करके भी वो पैसा कमा लिया करते थे। तो भाई रह रहे हैं आप दिल्ली में तो कुछ तो खर्चा होगा ही होगा, तो इस तरीके से वो अपना खर्चा निकालते थे। लेखक का अकेलापन। अब चूंकि वो अकेले आए थे, अकेले रह रहे थे, तो उनको अकेलापन बहुत खलता था। लेखक की पत्नी का देहांत टीबी की बीमारी से हो चुका था। वह दिल्ली में अकेला था। वह दिल्ली की सड़कों पर अकेला घूमता था। कभी कविताएं लिखता या स्केच बनाता था, परंतु अपने घर में स्वयं को बहुत अकेला महसूस करता था। इसी समय लेखक के साथ रहने के लिए महाराष्ट्र के एक पत्रकार आए जो 35-40 वर्ष के थे। वे इलाहाबाद से बहुत लगाव रखते थे। तो अब उनकी पत्नी का देहांत हो गया, नहीं थे उनका जीवन, और घर में भी अकेले थे। जैसे तैसे कविताएं करना, पूरा दिन तो कट जाता था, लेकिन घर आते थे तो बहुत एकांत लगता था। फिर कुछ समय पश्चात जो है महाराष्ट्र के एक पत्रकार उनके साथ रहने आए जिन्हें इलाहाबाद से बहुत लगाव था। अब इलाहाबाद का नाम लेते ही जैसे कि आपको पता है कि मशहूर लेखक हमारे श्री हरिवंश राय बच्चन का नाम तो सहज ही सामने आ जाता है, तो उनके बारे में भी इसमें जिक्र है। लेखक ने अपने मित्र नरेंद्र शर्मा से मुलाकात की। कहाँ पर करी? लेखक ने अपने मित्र और बीए के सहपाठी नरेंद्र शर्मा से एक बार दिल्ली में मुलाकात की। वे एमए कर चुके थे। उस समय नरेंद्र शर्मा कांग्रेस की राजनीति करना चाहते थे या पत्रकारिता में करियर बनाना चाहते थे, यह स्पष्ट नहीं था। मतलब जो उनके ग्रेजुएशन के जो मित्र थे वो उनसे नरेंद्र शर्मा जी से मिलते हैं, तब तक उनके मित्र जो हैं वो एमए की शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। अभी उन्हें कैरियर क्या डिसाइड करना है ये समझ नहीं था कि वो एक जर्नलिस्ट बनेंगे कि या एक पॉलिटिशियन बनेंगे। इस चीज में थोड़ा सा उनके अंदर द्वंद्व चल रहा था, ये अभी डिसाइडेड नहीं था। देहरादून में लेखक की बच्चन जी से भेंट। अब क्या हुआ? एक बार हरिवंश राय बच्चन स्टूडियो में आए जहां पर वो थे। क्लास खत्म होने के कारण लेखक जा चुका था। बच्चन जी उसके लिए एक नोट छोड़ आए थे। लेखक को पत्रों का उत्तर ना देने की बुरी आदत थी। उन्हीं दिनों उसने अंग्रेजी की एक कविता
सोनेट भी लिखी थी। अब क्या था, हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा जो है लेखक की लिखी एक कविता वो पढ़ते हैं। हरिवंश राय जी जब स्टूडियो में थे तो चूंकि वहाँ लेखक से मुलाकात तो उनकी होती नहीं है, लेकिन जो है उनकी लिखी कविता से वो प्रभावित होते हैं और बच्चन जी उनके लिए एक नोट छोड़ते हैं। अब लेखक को बिल्कुल भी आदत नहीं थी जो है प्रति उत्तर देने की, पत्रों की उत्तर देने के लिए, तो उन्होंने नहीं दी। उसी समय उन्होंने अंग्रेजी की एक कविता भी लिखी थी। इसके बाद लेखक देहरादून आकर अपनी ससुराल की दुकान पर कंपाउंडरी सीखने लगे। अब उन्हें उनका वहां पे नहीं जमा तो देहरादून आए, वहां कंपाउंडरी सीखने लगे। उसी वर्ष गुरुवर श्री शारदा चरण उकील ने देहरादून में पेंटिंग की क्लास खोल दी। अब उनके जो दूसरे एक मित्र थे उन्होंने उकील जी ने वहां पे देहरादून में पेंटिंग की क्लास खोली। यह लेखक का सौभाग्य बन गया, भाई पेंटिंग से लगाव था तो वो वहां पर भी चले गए। लेखक परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाने का प्रयास कर रहा था। लेखक ने अपना लिखा सोनेट बच्चन जी को पोस्ट कर दिया। जो उन्होंने इंग्लिश की कविता जो सोनेट लिखी थी वो बच्चन जी को भेज दी। अब चूंकि उनका जीवन ठीक तरह से सेटल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये खुद ही नहीं डिसाइड कर पा रहे इन्हें अपना करियर बनाना किस में है, अर्थात कि वो पेंटिंग करें कि वो कविताएं करें, कंपाउंडरी करें, तो मतलब एक जो फोकस्ड चीज थी वो नहीं हो पा रही थी। तो इसी जद्दोजहद के बीच उन्होंने अपनी जो कविता इंग्लिश की लिखी थी वो बच्चन जी को देहरादून से पोस्ट कर दी। फिर क्या हुआ, लेखक ने अपना लिखा सोनेट बच्चन जी को पोस्ट कर दिया और वर्ष 1937 में बच्चन जी गर्मियों की छुट्टी में देहरादून आए और ब्रजमोहन गुप्ता के यहाँ ठहरे। अब हरिवंश जी आए वहां पे देहरादून और वहां पर जो ब्रजमोहन गुप्त जी हैं उनके यहाँ ठहरे थे। वे एक दिन लेखक के यहाँ भी मेहमान बनकर रहे। फिर लेखक जहाँ रह रहे थे देहरादून में वहां पर भी गए हरिवंश राय जी। बच्चन जी का समय व व्यवहार, मतलब उनका साथ मिलता है, उनके व्यवहार कैसा है, ये सभी कुछ। उस समय जमाने पर बच्चन जी का नशा धूम चढ़ा हुआ था, मतलब उनकी कविताएं लोगों के जबान पे रहती थी, इतना अच्छा वो लिखते थे। प्रबल झंझावात साथी कविता उन्हीं दिनों में लिखी गई थी। बच्चन जी की प्रबल झंझावात साथी कविता उन्हीं दिनों में उन्होंने लिखी थी। उस साल देहरादून में भयंकर आंधी आई थी। उनकी पत्नी का देहांत भी उन्हीं दिनों हुआ, अतः उनके मन मस्तिष्क में अत्यधिक दुख के बादल मंडरा रहे थे। एक दिन बहुत अधिक वर्षा के कारण बच्चन जी को कोई कुली नहीं मिल रहा था, इसीलिए वे स्वयं ही बिस्तर को कंधे पर रखकर स्टेशन चल दिए। तो जो है उस समय जब देहरादून में वो आए थे तो उससे पहले वो काफ़ी कुछ सफ़र कर चुके थे। बीवी का देहांत था, सभी कुछ उथल पुथल उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में चल रही थी। तो उन्हीं बीच उन्होंने इस कविता को लिखा था, झंझावत और साथी, प्रबल झंझावत और साथी कविता उन्होंने लिखी थी उसी समय। तो उसके पीछे का जो बैकग्राउंड देखिए, कोई भी कवि अगर कुछ लिखता है तो बहुत हद तक उसके पर्सनल लाइफ या उसके विचारों का असर उन कविताओं पे होता है। तो अब वो जिस समय जो चीज़ फेस कर रहा है वो उसकी कविताओं में आएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं बच्चन जी की कविताओं में भी हमें देखने को मिलती हैं। अब क्या हुआ, अब उन्हें देहरादून से जाना था, उन्हें कोई कुली नहीं मिला, तो वो अपना सामान खुद ही अपने कंधे पर उठाकर चल दिए। लेखक की इलाहाबाद में पढ़ाई। अब क्या है, जब बच्चन जी इलाहाबाद गए तो उन्होंने उनके साथ लेखक को भी ले गए। जब वो देहरादून से इलाहाबाद गए तो बच्चन जी लेखक को भी अपने साथ वहां लेकर गए थे। बच्चन जी के पिता लेखक के लोकल गार्जियन यानी संरक्षक बने। बच्चन जी चाहते थे कि लेखक किसी तरह काम का आदमी बन जाए, इसीलिए उन्होंने लेखक के एमए प्रीवियस यानी पूर्वार्ध और फाइनल मतलब उत्तरार्ध की पढ़ाई की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। तो मतलब एमए का फर्स्ट और सेकेंड ईयर कराने की उन्होंने सोची और ये जिम्मेदारी बच्चन जी ने अपने ऊपर ली। लेखक को हिंदू बोर्डिंग हाउस में एक सीट फ्री में मिल गई थी और पंत जी की कृपा से इंडियन प्रेस में अनुवाद का काम मिल गया था। तो इस तरीके से बच्चन जी के साथ और उनके प्रभावी मित्रों लेखकों के साथ में रहने से उन्हें जो बोर्डिंग स्कूल में एक जो है एक सीट भी खाली मिली और साथ ही उन्हें काम भी मिल गया था इंडियन प्रेस में अनुवाद का। कवि बनने का प्रयास बच्चन जी लेखक के हिंदी पुनः संस्कार के प्रमुख कारण बने। अब क्या है, कवि भी जो हमारे लेखक कवि हैं, इनका ये कवि बने या लेखक भी भाई एक लेखक जो है वो कविता भी करता है, लेख भी लिखता है, तो वो जो बने
एक लेखक बने, इसके पीछे कहीं ना कहीं बच्चन जी का बहुत बड़ा हाथ रहा, उनका साथ रहा। लेखक की कुछ रचनाएं सरस्वती और चांद में छप चुकी थी, मतलब वो कविताएं लिखते थे तो जो है वो इलाहाबाद की जो पत्रिकाएं निकलती थी, साप्ताहिक पत्रिका सरस्वती और चांद, उसमें उनकी कविताएं छपी। लेखक को पंत और निराला से काफी प्रोत्साहन मिला। भाई उस समय के प्रचलित कवि थे पंत जी और निराला जी, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी फेमस कवि थे। तो उन लोगों ने जब इनकी कविता पढ़ी तो काफी प्रोत्साहित किया उनको। बच्चन के निशा निमंत्रण की कविताओं के रूप प्रकार ने लेखक को आकृष्ट किया। निशा निमंत्रण पत्रिका में जो है बच्चन जी की कविताएं छपती थी, जिसे पढ़कर हमारे लेखक बहुत ज्यादा प्रोत्साहित होते थे। लेखक ने कविताएं लिखने का प्रयास तो किया, पर यह काम उसे बहुत कठिन लगा। पाठ्यक्रम की ओर ध्यान न देने के कारण बच्चन जी दुखी थे। 2 साल पूरे करके भी लेखक ने फाइनल की परीक्षा नहीं दी थी। अब क्या है, ये कविताओं में थोड़ा अपना ज्यादा ध्यान देने लगे। अब एमए कर रहे थे तो एमए का सिलेबस इन्होंने कंप्लीट नहीं कर रहे थे पढ़ाई, और इसी वजह से वो एग्जाम भी नहीं दे पा रहे थे। भाई जब सिलेबस कंप्लीट करेंगे तभी तो आप एग्जाम देंगे, सिलेबस नहीं कंप्लीट तो एग्जाम नहीं दे रहे थे। जिस बात से बच्चन जी काफी दुखी थे, परेशान भी थे, क्योंकि उनका एमए कराने की जिम्मेदारी खुद बच्चन जी ने अपने ऊपर ले रखी थी। लेखक का बच्चन जी के प्रति कृतज्ञता भाव। अब चूंकि उन्होंने एज अ गार्जियंस अपना एक मेंटोर के तौर पे उन्होंने अपने साथ रखा, लेखक को प्रोत्साहित किया हर चीज के लिए, पढ़ाई के लिए, कविताओं के लिए, जॉब के लिए, सभी कुछ के लिए। तो ये सभी में कहीं ना कहीं हरवंश राय बच्चन जी का बहुत बड़ा हाथ रहा शमशेर जी को एक अच्छा इंसान बनाने में। तो लेखक ने अपना कृतज्ञता भाव बच्चन जी के प्रति कैसे व्यक्त किया। बच्चन जी के साथ लेखक गोरखपुर के कवि सम्मेलन में गया। सरस्वती में छपी कविता ने निराला जी का ध्यान अपनी ओर खींचा। रूपाभ में प्रारंभिक प्रशिक्षण लेकर वह बनारस हंस कार्यालय में कहानी विभाग में चला गया। तो देखिए अब किस तरीके से वो कवि सम्मेलन में भाग लेने लगे। उनकी कविताएं फेमस पत्रिकाओं सरस्वती, रूपाभ, हंस में यहां पर छपने लगी और खुद वो हंस के कार्यालय में भी कार्यरत हो गए। हिंदी के साहित्य प्रांगण में बच्चन जी उन्हें घसीट लाए थे। कहने का मतलब चाहे अनचाहे, भाई कविताएं तो लिखते थे, लेकिन बच्चन जी के साथ के कारण वो क्या हुआ था, साहित्य की तरफ ज्यादा आकृष्ट हो गए। वैसे लेखक बच्चन जी से हमेशा दूर ही रहने की कोशिश करता रहता था। उनका सहज, स्वाभाविक और सामान्य होना उसे अच्छा लगता था। लेखक ने हिंदी साहित्य में जो नाम कमाया उसके लिए वह बच्चन जी को पूरा श्रेय देता है और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है। लेखक का मानना है कि बच्चन जी जैसा व्यक्तित्व मिलना असंभव है। उन्हें असाधारण कहकर वह उनकी मर्यादा को कम नहीं करना चाहता है। तो एक तरीके से आप देखेंगे कि उन्हें साहित्य जगत में लेकर आने का सारा श्रेय जो है हमारे लेखक वो किसको देते हैं, बच्चन जी को देते हैं। वो वैसे बच्चन जी से हमेशा दूर रहना चाहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें बच्चन जी का जो व्यक्तित्व था वो काफी प्रभावशाली लगता था, मगर वो नेचर से एकदम सरल सहज व्यक्ति थे। ऐसा नहीं था कि थोड़ा स्ट्रिक्ट थे, लेकिन वो इस चीज को मानते हैं हमारे लेखक, कृतज्ञ भाव प्रकट करते हैं कि मैं हिंदी में आया, इसका सारा श्रेय जो है वो बच्चन जी पर ही जाता है। अब तो ये हमने पाठ आपको फटाफट समझा दिया पूरा, इस पाठ में क्या था, किस तरीके से शमशेर बहादुर सिंह जो हिंदी में आए उसका सारा श्रेय उन्होंने बच्चन जी को दिया। उनका जो स्टार्टिंग पीरियड रहा काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा, उन्हें सारी चीज़ें फेस करी। वो फोकस्ड नहीं थे, उन्हें नहीं पता था कि उन्हें अपनी लाइफ में अपनी प्रोफेशनल लाइफ कैसे स्टार्ट करनी है या किस चीज़ को चुनना है, मगर इन सभी को एकाग्र करने में बच्चन जी ने उनकी बहुत मदद की। सभी कुछ हमने इस पाठ में देख लिया। अब इसी पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न भी देखते हैं। क्या है, दिल्ली प्रवास के दौरान लेखक की मनः स्थिति कैसी थी, किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, पाठ के आधार पर लिखिए। अब जब वो दिल्ली आए थे तो जाहिर सी बात है मन में एक ठेस लेकर आए थे, किसी ने उनसे कुछ कह दिया था, इस कारण वो दिल्ली में जिस कंडीशन में वो थे उसी कंडीशन में दिल्ली आ गए थे। अब यहाँ पे आके उनके पास चीजें नहीं थी, कहाँ रहें,
क्या करें। तो एक चिंता उनके स्वभाव में भरी हुई थी, हर एक चीज में चिंता, भविष्य को लेकर, काम को लेकर, सभी चीजों के लिए से लेकर वो चिंताग्रस्त थे। तो यहाँ क्या है, दिल्ली प्रवास के दौरान लेखक की मनःस्थिति सामान्य नहीं थी, वह बहुत ही उद्विग्न व चिंताग्रस्त रहता था। वास्तव में किसी व्यक्ति ने उनसे कोई ऐसी बात कह दी थी जिससे वह जिस हालत में था उसी हालत में दिल्ली की पहली बस पकड़कर वहां चला गया, जबकि उसकी जेब में मात्र 5-7 रुपए ही थे। दिल्ली में उसने तय कर लिया कि वह अपना पेंटिंग का काम तुरंत शुरू कर देगा। टीबी की बीमारी से पत्नी का देहांत हो जाने के कारण वह दिल्ली की सड़कों पर और अपने जीवन में बिल्कुल अकेला हो गया था। वह अंदर से बहुत दुखी था। उसने अपने को स्केच एवं कविताओं में व्यस्त करना प्रारंभ कर दिया। वह अकेलापन महसूस करता था और अनेक बार बोर भी होता था, इसीलिए इन सब के बावजूद उसने संघर्ष करना नहीं छोड़ा था। तो मतलब अपने करियर को लेकर वो जहां चिंताग्रस्त थे, तो वहीं अकेलेपन से भी चिंताग्रस्त थे। मतलब बोरियत थी उनकी लाइफ में। मतलब काम तो हम पूरा दिन कर लेते हैं, मगर होता है ना, अपने विचारों को हमें किसी के साथ शेयर करना है, अब कुछ है बात करने के लिए, तो कोई उनके पास ऐसा नहीं था। लेकिन इन सब हालातों के बावजूद भी हमारे लेखक शमशेर जी ने जो है वो स्ट्रगल करना नहीं छोड़ा था। मतलब अपने हालातों से हार कर वो नहीं बैठे थे, वो स्ट्रगल करते रहे थे। प्रश्न संख्या 2 है, बच्चन जी ने लेखक के इलाहाबाद आने के बाद उसकी किस प्रकार की मदद की, प्रस्तुत पाठ के आधार पर बताइए। बच्चन जी लेखक को देहरादून से इलाहाबाद अपने साथ लेकर आए। बच्चन जी के पिताजी उनके लोकल गार्जियन बने, साथ ही उनकी पढ़ाई एमए कराने की जिम्मेदारी बच्चन जी ने ली। साथ ही उनको कविता लिखने, इन सब चीजों के लिए भी प्रोत्साहित करते रहे। तो बहुत सारी मदद करी थी बच्चन जी ने। तो क्या है, बच्चन जी लेखक को जब इलाहाबाद लेकर आए तो उनके पिता लेखक के लोकल गार्जियन बन गए। उन्होंने उर्दू फारसी की सूफी नज्मों का एक संग्रह बड़े प्यार से उसे दिया, मतलब बच्चन जी को ने लेखक को दिया। वह आशीर्वाद बहुत लंबे समय तक लेखक के साथ रहा और अब भी है। बच्चन जी ने सोचा कि लेखक को किसी तरह भी काम यानी व्यवसाय इत्यादि का आदमी बना दिया जाए, इसीलिए उन्होंने लेखक के एमए के प्रीवियस और फाइनल के दोनों सालों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। बच्चन जी का यह सोचना था कि यह किसी प्रकार नौकरी पर लग जाएं, वह भी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर फारिग हो जाएं ताकि कहीं पैर जमाकर खड़ा हो सके। मतलब अगर आपके पास डिग्री है, हुनर है, तो आप अपना भविष्य बहुत अच्छे से बना सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पिताजी की सरकारी नौकरी को देखकर कहीं ना कहीं यह बात उनके दिल में बैठ गई कि नौकरी नहीं करनी है। इसीलिए उनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसने फाइनल के पेपर नहीं दिए, इस कारण बच्चन जी बहुत दुखी भी हुए थे। अब चूंकि क्या हुआ, वो कविताओं में मग्न हो गए, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते थे, सिलेबस उनका कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो फाइनल के पेपर नहीं दे पा रहे। और दूसरा, नौकरी करने में उन्हें इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि लेखक के जो हमारे पिताजी थे वो जो है सरकारी नौकरी में थे, इसलिए वो नौकरी को देख चुके थे, नौकरी में इंटरेस्टेड नहीं थे। इसलिए जो बच्चन जी ने उनके एमए कराने की जिम्मेदारी ली थी, जब उन्होंने परीक्षा नहीं दी तो इस बात से बच्चन जी दुखी भी हुए थे। प्रश्न संख्या 3 है, लेखक शमशेर बहादुर सिंह के जीवन की कठिनाइयों का वर्णन करते हुए उनके चरित्र की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब ये एक क्वेश्चन ऐसा है जिसे आप एज अ पॉइंट्स भी दे सकते हो, हेडिंग्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि 3 विशेषताओं को करना है। तो यहाँ पर हमने पैराग्राफ में दिया है, आप इसको हेडिंग्स में या पॉइंट्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ उनकी चारित्रिक विशेषताओं के बारे में बताना है। लेखक शमशेर बहादुर सिंह का संपूर्ण जीवन अत्यंत कठिनाइयों एवं संघर्षों में बीता। उनके पूरे जीवन में हमेशा आर्थिक तंगी बनी रही। इसी आर्थिक तंगी के बीच उनकी पत्नी का देहांत हो गया और वह भी कभी व्यवस्थित रूप से अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सका। लोगों के ताने सुनते सुनते आखिरकार उन्होंने अचानक ही दिल्ली आने का निश्चय किया। कुछ कर दिखाने के जोश में से पेंटिंग का व्यवस्थित कार्य प्रारंभ किया, लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ। वह हमेशा
एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहे। आगे चलकर हरबंश राय बच्चन निराला पंथ के सहयोग से उन्होंने काफी व्यवस्थित जीवन प्रारंभ किया। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, संघर्षशील व्यक्ति हैं, सहनशील व्यक्ति हैं और बहुत ही मेहनती हैं। तो ये 3 क्वालिटीज हमने देखी, क्योंकि इन्होंने काफी काम किया। तो मतलब अपनी हालातों से वो घबराए नहीं, इसलिए वो एक संघर्षशील व्यक्ति हैं। ठीक है, मेहनती हैं क्योंकि उन्होंने जो काम किया वो पूरी मेहनत के साथ करते रहे। और क्या हुआ, संघर्ष बहुत अच्छे से कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। सहनशील हैं, विपत्तियां बहुत आई, सहन करते हुए उन्होंने हर एक चीज में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। प्रश्न संख्या 4 है, बच्चन जी के चरित्र से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया पाठ के आलोक में लिखिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो है बच्चन जी के बारे में अगर हम देखें तो उनका जीवन भी कम संघर्ष से पूर्ण से नहीं रहा, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया। तो हमें क्या क्या प्रेरणा मिल रही है ये हमें बताना है। डॉक्टर हरबंश राय बच्चन सर्वगुण संपन्न थे। उनका स्वभाव संघर्षशील, प्रेरणादायी, परोपकारी एवं संवेदनशील था। उनमें किसी भी प्रकार का छल कपट, बैर भाव आदि का समावेश नहीं था। वे सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। वे नए साहित्यकारों की धन, समय, प्रेरणा सभी स्तरों से मदद करते थे। वे समय के अत्यंत पावन एवं वाणी के धनी थे। उनके व्यक्तित्व से हमें सहृदयता, निस्वार्थता आदि भावों का समावेश देखने को मिलता है। अतः हमें भी सहृदयता, बिना स्वार्थता, अपने कार्य स्वयं करने की प्रवृत्ति, समय की पाबंदी आदि गुणों का समावेश कर अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहिए। तो मतलब हमें उनसे ये प्रेरणा मिलती है कि हमें समय की पाबंदी रखनी है। ठीक है, हमें कहते हैं ना एक टाइम टेबल बना के चलना है, उस तरीके से आप बने रखिए। समय की पाबंदी का है, साथ ही निस्वार्थता, अपना काम करिए मगर बिना स्वार्थ के, लोगों की मदद करिए। ये सारी हमें बहुत सारी क्वालिटीज जो हैं वो हरबंश राय बच्चन जी में देखने को मिलती है, जिसे हम अपना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा पाठ। हमने आपको पूरा फटाफट पाठ भी एक्सप्लेन कर दिया और साथ ही हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए। तो ये जितना भी चैप्टर हम कंप्लीट चैप्टर करा रहे हैं या डिटेल एक्सप्लेनेशन कराए, ये सभी आपको कहाँ मिलेगा? इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। इसे आप यूट्यूब पे जाके भी देख सकते हैं, क्रोम पे डाल के देख सकते हैं, साथ ही ऐप भी है, आप ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ देखेंगे CBSE K-12 इंग्लिश, इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने सारी क्लासेस आ जाएंगी। अब करना क्या है, आपको अपनी क्लास सिलेक्ट करनी है। क्लास है 9th। आप इसे जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपके सामने 9th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट होंगे। अब ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे ये था कृतिका का, तो ये रही कृतिका। ठीक है, तो यहाँ पर हम वॉच नाउ क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने कृतिका की पूरी प्लेलिस्ट होगी। कृतिका के सभी चैप्टर मिलेंगे, उसके अंदर आप जो भी चैप्टर देखेंगे उसे क्लिक करेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन, आपके NCERT सोल्यूशन, आपका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, MCQs, टेस्ट पेपर, सभी कुछ मिलेगा। तो आप जैसे जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपका इस तरीके से वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।